नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वह भारत का संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास। क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद से जो जो बदलाव आए, जो जो अधिनियम पारित किए गए, उन अधिनियमों से भारत में क्या परिणाम आए भारत के लिए, क्योंकि वो सब परिवर्तन किए गए थे। तो हम इसी के ऊपर इस पार्ट में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है यह 2 पार्ट में बनानी पड़ी हमें, क्योंकि यह एक पार्ट में काफी लंबी पड़ जाती, तो इसी वजह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में जो हमारा मेन होगा वो 1858 से पहले, यानी 1858 से पहले तक का होगा, और उसके बाद 1858 से 1947 तक का होगा अगले पार्ट में। इस पार्ट में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होकर के और 1853 की क्रांति कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, वहां तक की इसमें चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में अंग्रेज या ब्रिटिश जो थे, वे 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए थे। यानी वो जब भारत में आए थे तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे, सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। और भारत में उन्हें व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की रानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए एक विस्तृत यानी बहुत से अधिकार प्रदान किए थे। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें 15 साल के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह 15 वर्षों के लिए था पहले, धीरे धीरे बाद में इनकी समय सीमा जो थी वह बढ़ाई गई। 15 साल के लिए इनको भारत में व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया गया। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार कार्य को आगे बढ़ाते हुए भारत के अंदर से जब देखा, यहाँ का वातावरण देखा उन्होंने, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, तब उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी वह कंपनी, जिस कंपनी का कार्य सिर्फ अभी तक व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, सुनिएगा दोस्तों, सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित था, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए राजनीतिक कार्य में किस प्रकार बदल लिया। राजनीतिक कार्यों में बदलने के बाद उन्होंने भारत के अंदर देखा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ से वे लूट करके सामान अपने देश ले जाया करते थे, जिस वजह से वहां भी इन्हें अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता था। तब इन्होंने सोचा कि भारत में प्रत्यक्ष तौर पे अपना नियंत्रण किया जाए। तो भारत में धीरे धीरे इन्होंने इसी तरीके से अपना नियंत्रण, कोई बहुत सारे एक्ट उस वक्त कहा जाता था, जो संसद में, वहां पे ब्रिटेन की संसद में पारित होते थे, यहाँ के लिए एक्ट पारित करे बहुत, ताकि यहाँ पे उनका नियंत्रण और ज्यादा बढ़ता रहे। तो उन्होंने अपने नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश की धीरे धीरे, और काफी हद तक उन्होंने अपना नियंत्रण बढ़ा भी लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों की दीवानियां प्राप्त की, यानी राजस्व संबंधी जो कार्य थे उन पे सबसे पहले इन्होंने अपना नियंत्रण किया, और फिर धीरे धीरे नियंत्रण और बढ़ाते गए। दोस्तों, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ का पूरा जो नियंत्रण था भारत का, वह नियंत्रण महारानी के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया प्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ अपने अंडर ले लिया 1858 में। वह हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों, भारत को जब भारत आजादी मिली, तो आजादी मिलने से पहले भारत को एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। 1934 में, 1934 में एम.एन. राय, इन्होंने भारत में एक संविधान सभा के लिए सुझाव दिया था। इस सुझाव के मद्देनजर, इस सुझाव को देखते हुए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, ताकि भारत के लिए, भारत पर नियंत्रण भारत के लोगों का ही किया जा सके, भारत में बनाए हुए कानूनों के द्वारा ही भारत का नियंत्रण किया जा सके, या भारत में शासन चलाया जा सके। तो इसके बाद से संविधान में जो ज्यादातर हिस्से हैं, ज्यादातर जो हमने ग्रहण किए हैं, वो ब्रिटिश संविधान से भी लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपना नियंत्रण किन एक्ट्स के द्वारा जमाने की कोशिश की, और उसे क्या क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एक्ट था
वह एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिशियों का जो नियंत्रण था वह भारत के ऊपर ज्यादा पहला कदम जिसे कहते हैं उसके रूप में सामने आया था उभर करके। दोस्तों इसमें हमने बिंदु इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कई परिवर्तन किए गए थे। वह परिवर्तन कोई भी मतलब ढंग से छूट ना जाए, तरीके से पूर्ण हो जाए, इसीलिए हमने इनको नोट किया है बिंदुओं को। इन्हें आप भी नोट कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि काफी काम की वीडियो साबित हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहला एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिशों का पहला कदम के रूप में समझ सकते हैं हम लोग भारत में राज करने के लिए। तो उसके तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, अब ये देखते हैं उसकी जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे। सबसे पहला गवर्नर जनरल। दोस्तों भारत में जब प्रांत बटे हुए थे अलग अलग, जैसे बंबई प्रांत, मद्रास, बंगाल, इस तरीके जो प्रांत बटे हुए थे, इन प्रांतों के लिए एक एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक प्रांत के ऊपर एक एक गवर्नर होता था। उस गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी ताकि वह अपने प्रांत में सारी व्यवस्थाएं देख सके। परंतु जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, ताकि ब्रिटिशों का जो नियंत्रण है वो और क्षेत्रों पे एक नियंत्रण स्थापित हो सके, कई सारे प्रांतों पर एक ही नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नाम दे दिया, बंगाल गवर्नर जनरल के पद को। इसके तहत क्या करा, बंबई और मद्रास, इसके तहत इन सब के जो अलग अलग गवर्नर थे, तो कई प्रांतों के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया ताकि उन सब पे एकाधिकार स्थापित किया जा सके। उसके लिए 4 सदस्यीय, दोस्तों 4 सदस्यीय एक विधान परिषद जिसे कहते हैं कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया उसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ताकि वह जो भी कानून बनाए उसमें वह उनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया ताकि वह इसकी सहायता कर सकें। दोस्तों कार्यकारिणी परिषद जो थी उसके लिए 4 सदस्यों का जो है वह नियुक्ति की गई। 4 सदस्यों की, 4 सदस्यों को मिला करके और एक गवर्नर जनरल को मिला करके टोटल 5 सदस्य बनते थे। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई कानून पारित करने के लिए वोटिंग कितनी यहाँ पे आसान कर दी गई कि अगर दो का भी अगर कोई बहुमत है तो आखिरी मत जो था, निर्णायक मत गवर्नर जनरल का साबित हो सकता था। तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली भी तब की जाती थी। उसके बाद आपने नाम ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है और आता भी है कई बार कि भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वे कौन थे। तो आपको नाम याद रखना है उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इन्हें प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इनकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था 4 सदस्यों की। दोस्तों उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनका भी आप नाम ध्यान रखेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इन्हें प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद बंबई व मद्रास, जहां अभी हमने बात की थी, इसके ऊपर चर्चा किए थे कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें इसके अधीन कर दिया गया था। इनके ऊपर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का जो निदेशक मंडल था यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का
पूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में हो रही हलचल, सेना या राजस्व या नागरिकों से संबंधित जो भी व्यक्तित्व से संबंधित जो भी बातें होती थी, इनसे संबंधित वह सारी बातें इन्हें ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी था। तो इसी वजह से ये महत्वपूर्ण संवैधानिक एक अधिनियम माना जाता है, जिससे भारत में इनकी पहला कदम था भारत में इनके नियंत्रण को लेकर के। उसके बाद इन्होंने अपना नियंत्रण और ज्यादा स्थापित करने की कोशिश की। इसी कोशिश के तहत आते आते अगला एक एक्ट पारित किया गया 1784 का एक्ट, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। दोस्तों इन दोनों के बीच में एक और अधिनियम पारित किया गया था, जिसे हम लोग 1781 में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले 1781 में पारित किया गया था वह एक्ट, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसकी चर्चा इसी वजह से नहीं की जाती है ज्यादातर, क्योंकि यह कोई अलग कार्यों के लिए नहीं किया गया था। इसमें जो मेन थे वह यही कार्य थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंदर जो खामियां थी उन खामियों को सही करने के लिए, ठीक है, उन खामियों को दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसकी स्थापना, उसकी मतलब वो एक्ट पारित किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से वह एक्ट जाना जाता है। उस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस एक्ट के माध्यम से जो न्यायालय था, जो 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई थी, इस न्यायालय का कंपनी के ऊपर, जो कंपनी के लोग थे उनके ऊपर, मतलब न्यायालय का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अगर वो कोई भी कार्य करते हैं तो उनके कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी कि उन्हें न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था उनके कार्यों को। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके तहत कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके तहत राजनीतिक एवं वाणिज्यिक, यानी कंपनी के कार्यों को दोस्तों अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक यानी कि वाणिज्य जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, और जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था। दोस्तों समझने वाली बात है कि कंपनी जब भारत के अंदर नियंत्रण अपना स्थापित कर रही है, तो एक ही कंपनी है भारत में, वही वाणिज्यिक यानी व्यापार संबंधी मामले भी देखती है, और वही कंपनी प्रशासनिक संबंधी मामले भी यानी राजनीतिक संबंधी मामले भी देख रही है। उसके बाद धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से वाणिज्यिक कार्यों को अलग और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है, व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए या इनके ऊपर नियंत्रण के लिए अलग निकायों का गठन भी किया जाना चाहिए था। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया गया, जो कंपनी के वाणिज्यिक जो कार्य थे कंपनी के, इन कार्यों के ऊपर तो कंपनी के जो निदेशक मंडल थे यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हीं का नियंत्रण था। परंतु कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे जिनको अलग कर दिया गया था, इसके लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया, जिसे हम नियंत्रण बोर्ड कहा गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, ताकि इनका काफी ज्यादा नियंत्रण हो सके कंपनी के राजनीतिक मामलों पे। अब दोस्तों बात करें इनकी शक्तियों को लेकर के, तो इनकी शक्तियों में इनका जो नियंत्रण था वह काफी विस्तारित था। इन्होंने मतलब इनकी शक्ति इस प्रकार से थी कि ये भारत में मतलब राजनीतिक और सैनिक मामले या फिर नागरिक संबंधी मामले या राजस्व संबंधी मामले जो थे उनका अधीक्षण भी कर सकते थे, और उनके ऊपर इनका नियंत्रण भी पूर्ण तरीके से हो जाता था। दोस्तों बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उसके अंदर 24 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे कहते हैं, इनके अंतर्गत 24 सदस्य थे, जिनका चयन कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 24 सदस्य इनके अंतर्गत थे, ये भी ध्यान रखेंगे हम। आगे बात करें हम नियंत्रण बोर्ड की, बात यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर कि राजनीतिक मामले जो थे कंपनी के, उनके नियंत्रण के लिए इसका गठन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम सदस्यों के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो पहले पढ़ा सदस्यों का, यहाँ 24 सदस्य, 4 सदस्य जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी उसमें 4 सदस्य दिए गए थे। उन 4 सदस्यों की संख्या घटाकर यहाँ पे 3 सदस्य कर दी गई। जो पिट इंडिया एक्ट था इसके तहत 3 सदस्य कर दी गई, एक हटा करके। दोस्तों उसके बाद कंपनी का नियंत्रण जो था और धीरे धीरे करके
अपना रूप जो था और ज़्यादा फैलाता गया, उसी के तहत एक और एक्ट पारित कर दिया गया, 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, हम चर्चा करेंगे बातों पे। जैसे इस एक्ट में दोस्तों यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कंपनी ने इसके बाद जो भी एक्ट पारित किए हैं, उन सभी एक्ट में इन्होंने अपना जो व्यापार करने का जो कार्यकाल था उसे बढ़ा दिया था। जैसे जब कंपनी शुरू में व्यापार करने आई थी तब उनका हमने जाना था पीछे कि 15 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसके बाद जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसके तहत 20 वर्षों का कंपनी के लिए व्यापार करने का जो था अधिनियम वह प्राप्त हो गया, कंपनी को चार्टर प्राप्त हो गया। इस एक्ट के बाद कई सारे और अलग अलग परिवर्तन किए गए, जैसे इसमें ईसाई मिशनरी जो थे दोस्तों, ईसाई जो मिशनरीज थे वह अलग अलग देशों में घूमते थे अपने धर्म प्रचार को लेकर के। तो उन्होंने भारत में जब देखा कि भारत में ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं थे, तो उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की इजाजत जो है भारत में दे दी गई। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं था कि उन्हें शिक्षा जो है उसमें वृद्धि करनी थी, परंतु सिर्फ नाम के लिए ही उन्होंने और अपने ही स्वार्थ के कारण उन्होंने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो था शिक्षा में खर्च करने का प्रावधान किया। इसी चरण में दोस्तों अगला जो था एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कई सारे अलग अलग परिवर्तन किए गए और काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किए गए। सबसे पहला परिवर्तन, व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। यानी कि 1813 में जो एक्ट आया, यह पूर्णतः शासन से संबंधित जो था वो एक्ट था। यानी कि कंपनी को सिर्फ शासन करने के लिए इसमें इजाजत दे दी गई थी, यानी कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उसे समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद कंपनी का जो कार्य था वह सिर्फ शासन से संबंधित कार्य ही बचा था, यानी नियंत्रण जो संबंधित कार्य था वही बचा हुआ था। तो इसी से जो है नियंत्रण और स्थापित ज्यादा ही स्थापित हो गया। उसके बाद इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल, दोस्तों हमने बात की थी यहाँ पे, सबसे पहले अलग अलग प्रांतों में अलग अलग गवर्नर होते थे। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट में गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। सबसे प्रथम जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वह बनाए गए गवर्नर जनरल। उसके बाद 1813 का जो एक्ट आया उसमें इनके लिए कोई वो नहीं किया गया कार्य। 1833 के एक्ट में इनका नाम बदलकर फिर से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल पद नाम रख दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल करने के बाद, ये इस पद में इनके बदलाव करने के बाद दोस्तों पूर्ण भारत में इनका नियंत्रण, जिस जिस क्षेत्र पर कंपनी का नियंत्रण था वह क्षेत्र इनके अंदर चला गया। दोस्तों यह जो एक्ट है 1833 का जो एक्ट है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहला महत्वपूर्ण तो यही हो गया कि जिन क्षेत्रों पर कंपनी का शासन था उन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का जो है वह कहा गया। और दूसरी महत्वपूर्ण इसमें यह बात हुई कि जिन के ऊपर कंपनी का शासन था तो पहले अलग अलग गवर्नरों के माध्यम से था, परंतु बाद में जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तब उन सब के ऊपर एक केंद्रीयकरण जो नियंत्रण होता है वह स्थापित हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें नाम यहाँ ध्यान रखना है। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। उसके बाद पूरे भारत के लिए दोस्तों यहाँ हम लोग एक बात देखते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट का प्रावधान किया गया ताकि आसानी से उस बजट का निपटारा किया जा सके और उसकी गणना की जा सके। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कई बार। इसमें एक और सदस्य को जोड़ा गया था इस एक्ट के माध्यम से परिषद के अंदर, जो था विधि, जो कि पहले 3 सदस्य कर दिए गए थे, इस एक्ट के द्वारा फिर से 4 हो गए थे।
उसको चौथा सदस्य जो था वह विधि संबंधी सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल को बनाया गया था, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाए तो उसमें वह इन्हें विधि संबंधी सलाह दे सके। तो प्रथम विधि आयोग, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। प्रथम विधि आयोग जो था 1833 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसी के तहत प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। और यह नाम भी हम ध्यान रखेंगे किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो यहाँ मैकाले नाम ध्यान रखना है हमें। लॉर्ड मैकाले जो थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की जो है स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। अब बात करें हम सिविल संबंधी कार्य करने की। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण इसमें कार्य करने का प्रयत्न किया गया था। यह कार्य इसमें इस एक्ट के द्वारा सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों इसके द्वारा किया यह गया था कि सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता जो होती है, उस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए, मतलब प्रारंभ करने का एक प्रयत्न था, शुरू करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु वह सफल नहीं हो सका। इसके तहत कहा यह गया था कि कंपनी के जो भी उच्च पद हैं या फिर कंपनी जो कार्यालय हैं, जो भी रोजगार हैं, तो भारत में किसी भी व्यक्ति को इस पद के लिए या किसी कार्य के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वह उस पद के या उस कार्य के लायक है तो उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इस प्रकार से सिविल सेवा के प्रारंभ के लिए एक किया गया था, शुरू में कोशिश की गई थी, परंतु यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने इसके खिलाफ मनाही कर दी थी। मतलब अपनी तरफ से इन लोगों ने खूब जम के इसका विरोध किया था, तो इस वजह से इसे फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आखिरी में दास प्रथा के बारे में आता है। दास प्रथा, इसके तहत दास प्रथा को भी रोक दिया, गैर कानूनी करार दे दिया गया। दासों की जो खरीद फरोख्त की जाती थी अपने कार्यों के लिए, वह बंद कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उन्हें निर्देश दिए गए कि वो इसके खिलाफ उचित कार्यवाही करें। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिंदु है। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। आखिरी एक्ट जो है इस कार्यकाल में, इस काल में वह आता है 1853 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 1853 का जो चार्टर एक्ट है वह इस श्रृंखला में आखिरी एक्ट माना जाता है। इसके तहत भी कई कार्य किए गए थे, जैसे कंपनी के जो विधायी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी, उसके भी कई कार्य थे, जैसे विधायी संबंधी कार्य और प्रशासनिक कार्य। दो कार्य थे, पहला हो गया विधायी, दूसरा प्रशासनिक। ये दोनों कार्य नहीं करने थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसके दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी विधि कानून बनाने का जो वो था, काम था, उसे अलग कर दिया गया, और जो प्रशासन से संबंधित जो कार्य था उन सबको अलग अलग कर दिया गया। दोस्तों अलग अलग करने के बाद इसमें 6 सदस्य और जोड़े गए थे। 6 सदस्यों में जिन 6 सदस्यों को जोड़ा गया था उन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। उन्होंने एक जिसे कहते हैं छोटी संसद के रूप में कार्य किया। यह कार्य उसी तरीके से किए जाते थे जिस प्रकार ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश प्रांत में कार्य चलते थे, उसी प्रकार से कार्य करते थे। आखिर इसमें आता है बिंदु सिविल सेवा से जुड़े हुए। दोस्तों जो कार्य यहाँ पे प्रदर्शन या इसके खिलाफ मनाही करने के बाद बंद कर दिया गया था, वह कार्य यहाँ फिर शुरू कर दिया गया। यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें इस कार्य को शुरू कर दिया गया, जिसमें खुली प्रतियोगिता का सिविल सेवा के चयन हेतु शुभारंभ किया गया। इसके तहत खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पहला पार्ट था। इस पार्ट में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट जो थे, इनके बारे में बात की। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पार्ट 2 होगा वो, जिसमें हम 1858 से लेकर 1947 तक का जो अधिनियम है उसे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।